हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो वी आर डूइंग यूपीएससी प्रीलिम्स एक्स्ट्रा एज सीरीज। हम इसमें जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है पॉलिटी, और हमने इसमें बहुत ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट और जुडिशरी वाले टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं। इनमें से जो लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा है वो है जुडिशरी। पार्लियामेंट हमने खत्म कर लिया, उसके 6 लेक्चर्स हैं। फंडामेंटल राइट्स के 4 लेक्चर हैं। क्योंकि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का है, आपको पहले भी मैंने बताया है, टेलिंग यू अगेन दैट फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी आर द की टॉपिक्स, जिसमें से 70 to 80% क्वेश्चंस आते हैं। तो वी आर कवरिंग दीज टॉपिक्स इन द बिगिनिंग, फिर हम जो बाकी टॉपिक रह जाएंगे उसको कवर करेंगे। एंड दीज लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन सिविल विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे, जो आपकी क्वेश्चंस आते हैं, और सिविल विद आकाश यूट्यूब चैनल पे ये वीडियोस आती हैं। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है एक्स्ट्रा एज सीरीज के नाम से। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप ये लेक्चर लगा रहे हैं तो प्लीज बी एक्टिव, ताकि अपने जो पॉइंट्स हैं वो जॉट डाउन करते रहो। सिर्फ सुनना नहीं है इनको, इससे आपकी रिटेंशन पावर और बढ़ जाएगी। एंड जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम बहुत ही एनालिटिकल तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी अगर पॉलिटी में एनालिटिकल क्वेश्चन पूछती है, फॉर एग्जांपल असर्शन और रीजनिंग, जो पूछे नहीं है पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन अदर सब्जेक्ट्स, अगर पॉलिटी में ऐसा पूछ लेते हैं तो वी आर कवरिंग दैट थिंग। एनालिटिकल एस्पेक्ट भी कर रहे हैं और साथ में जो फैक्चुअल पार्ट है वो भी कर रहे हैं। सो योर पॉलिटी विल बी कवर्ड इन दीज लेक्चर्स। आपको कहीं और से कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर पॉलिटी फॉर यू। इससे अलावा कुछ बाहर से नहीं आएगा। लेक्चर्स को अच्छे से सुने, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फैक्चुअल तो हो ही जाएगी साथ में, और एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो थिंग विल बी इजी फॉर यू। आया समझ में यहां तक? सो दीज टॉपिक्स हम कर रहे हैं, और आज हम कर रहे हैं जुडिशरी का। कल हमने किया था, आज उसका पार्ट 2 है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। कल जो हमने किया था, दैट थिंग वाज बेसिकली हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, उनको रिमूव कैसे किया जाता है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया क्या क्या हैं। और हमने देखा था कि भाई जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में कितने हो सकते हैं, कौन डिसाइड करता है, और उनकी पावर्स को कौन बढ़ा सकता है, और जो उनका जो प्रोसीजर होता है कौन डिसाइड करता है। ये सारी चीजें देखी थी। इन टुडेज लेक्चर हम जो करेंगे वो करेंगे जो जुरिस्डिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द जुरिस्डिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसको डिटेल में करेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बड़ा आता है कि बताएं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, एक स्पेशल लीव पिटीशन क्या है, इसमें प्रोसेस, एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो वी विल डिस्कस ऑल दोस जुरिस्डिक्शंस। ये हमारा पहला रहेगा। पर उससे पहले हम एक चीज करेंगे जो हमें कल रह गई थी हमारी, कि भाई जो इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए या इन जनरल जुडिशरी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिससे जुडिशरी इंडिपेंडेंट रह सकती है। बिकॉज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इज मस्ट, बिकॉज इन इंडिया वी फॉलो अ काइंड ऑफ अ सेपरेशन ऑफ पावर, और सेपरेशन ऑफ पावर में हमारे पास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पे कौन चेक रखता है? जुडिशरी। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी बहुत जरूरी है, ताकि जुडिशरी संविधान को बचा सके। बिकॉज इन इंडिया वी आर हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ये हमें पता है। इन इंडिया वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ही क्या है? सुप्रीम है। अगर संविधान सुप्रीम है तो उसको कौन बचा के रखेगा? That's the role of judiciary comes into picture. That's why independence of judiciary is a key fundamental aspect of Indian Constitution. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल भी दिया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज बेसिकली पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये डॉक्ट्रिन कब आई थी? केशवानंद भारती केस में। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो आइडिया है उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ की कंपोनेंट। यहां तक समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे क्या क्या प्रोविजंस हैं फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडियन एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी को लेके, इंडियन जुडिशरी एज वेल एज कंपेयरिंग इट विद द अमेरिकन जुडिशरी। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि भाई इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इंडियन जुडिशरी वर्सेस अमेरिकन जुडिशरी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जो हमारा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इसको अच्छे से कर देते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अब इसमें पहला आता है, अगर हम देखें, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। द फर्स्ट जो एस्पेक्ट है दैट इज मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया। भाई इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जिसमें जजेस अपॉइंट देमसेल्व्स। तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऐसी है कि इसमें किसी दूसरे ऑर्गन का ज्यादा रोल नहीं है। तो अगर हम देखेंगे, हमने कल पढ़ा था मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, वी हैव अ कोलिजियम सिस्टम, एंड इन दिस कोलिजियम सिस्टम जजेस हैव द प्राइमेसी, और जजेस ही डिसाइड करेंगे कौन इंसान जज बनेगा। तो कोलिजियम सिस्टम इंश्योर्स
इंडिपेंडेंस एंड दैट इज द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। हमने देखा था कि NJAC भी आया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था बिकॉज दैट अमेंडमेंट वाज टेकिंग अवे द independence of judiciary because executive role was increasing in the National Judicial Appointment Commission because 3 members were from the executive और judges के पास से नहीं था executive can stop the appointment of judges in the National Judicial Appointment Commission। यहां तक समझ में आया। Now the second aspect is, अब हमने एक दिन जब बजट पढ़ रहे थे या पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां आइडिया आया था चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो वर्ड है चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो जजेस हैं, ऑफ कोर्स जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके जजेस की सैलरी, कोई भी अलाउंस या पेंशन आर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट के जजेस की पेंशंस आर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पर एज फार एज हाई कोर्ट जजेस सैलरीज एंड अलाउंसेस आर कंसर्न्ड, दैट इज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। तो ये भी क्या इंश्योर करती है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये भी इंश्योर करती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। बस ये याद रख लेना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सब कुछ, सैलरी, अलाउंस, जो भी खर्चा है, और पेंशन ऑल्सो इज चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और हाई कोर्ट के जजेस की ओनली पेंशंस आर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अदर देन दैट जो सैलरीज और अलाउंसेस हैं, दैट इज चार्ज्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो दिस इज द सेकंड प्रोविजन जो इंश्योर करता है कि भाई, क्योंकि जो चार्ज्ड अपॉन होता है उस पर पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं होता, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करता है कि पार्लियामेंट जजेस की सैलरीज को नहीं रोक सकते, उनकी पेंशंस को नहीं रोक सकते। दिस वाज सेकंड एस्पेक्ट। एंड थर्ड इज बेसिकली फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन ये क्या है, इसको भी समझ लें। अब भाई जजेस हैं, आपने उनको अपॉइंट कर दिया, फिर उनको अपॉइंट करने के बाद उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं, तुम उसको उसकी डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं कर सकते हो। मान लो आपने जज को, जो भी सर्विस कंडीशंस में सब कुछ आ जाता है, क्या उनको सैलरी मिलेगी, क्या उनकी पेंशन होगी, कहां वो रहेंगे, क्या उनकी प्रिविलेजेस होंगी, कोई भी चीज है जज को लेके है, तो वो आप उनकी कम नहीं कर सकते, उनके डिसएडवांटेज में नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि जजेस ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई जजमेंट दे दी, आपने उनकी सर्विस कंडीशन को चेंज करके उसके डिसएडवांटेज में कर दिया, और जजेस का ऐसे करने से उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है। That's why the fixed service conditions are there. And the very next important thing is कि जो हमारा जजेस होते हैं, उनके conduct of judges cannot be discussed in the house other than when the removal proceedings against the judge are taking place. तो conduct of judges cannot be discussed. तो भाई आप जजमेंट को डिस्कस कर सकते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तुम जजमेंट को डिस्कस कर सकते हो, पर जजेस को उनकी पर्सनल कैपेसिटी में, उनके पर्सनल मैटर्स में उनकी डिस्कशन नहीं होगी, बिकॉज देन जजेस विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पार्लियामेंट्री डिबेट्स। और कंडक्ट ऑफ जजेस को एक्सेप्ट क्या है? जब उनके अगेंस्ट रिमूवल प्रोसीडिंग चल रही है, वो तो ग्राउंड होगा ना भाई, प्रूव्ड मिसबिहेवियर का या इनकैपेसिटी का, तो इन ग्राउंड्स पे तो आप डिस्कशन कर सकते हो। अदर देन कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। और एक आता है कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, एक है हमारा सैलरीज वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो जजेस हैं उनको रिमूव करना इज नॉट दैट सिंपल। उनका रिमूवल प्रोसेस हमने कल पढ़ा था ना, कि पूरा का पूरा प्रोसेस मेंशन है, कैसे स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस पास करते हैं। तो जजेस की कंडीशंस फिक्स हैं, बस रिमूवल के केस में उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। कहने का मतलब, एक बार जज अपॉइंट हो गया तो उनकी जो टेन्योर होता है वो 65 तक होता है फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस, आई एम सेइंग। तो वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, मतलब उनको तो हटा नहीं सकते एक्सेप्ट द रिमूवल प्रोसेस विच इज वेरी वेरी टफ थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी। दैट इट मींस इट इंश्योर्स कि जो जजेस हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं, अनलेस और अनटिल वो गलत काम नहीं करते हैं। तो दे आर नॉट बाउंड बाय काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर प्रेशर, उनको अपना काम करते रहना है। हाँ, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो ग्राउंड्स आर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो उनको रिमूव किया जा सकता है। तो दिस वाज द is basically fifth provision which ensures the independence of judiciary. एक और है sixth कि भाई जब जजेस रिटायर हो जाएंगे then ban on post retirement। भाई जब वो रिटायर हो गए, ऐसा ना हो कि जजेस रिटायर होने के बाद एडवोकेट की तरह काम कर रहे हैं या जुडिशरी में काम कर रहे हैं। तो बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर, बैन ऑन पोस्ट रिटायरमेंट सर्विस, या इसको बोल देते हैं प्रैक्टिस एज अ लॉयर। तो आप वो नहीं कर पाओगे। ऐसा ना हो आप जज हैं
आपने जजमेंट दे दी किसी के फेवर में, बाद में आप उसका यूज कर रहे हैं व्हेन यू बिकम अ, बाद में जाके एज अ लॉयर हाउस में बैठ के उसका फायदा उठा रहे हैं, कोर्ट में बैठ के फायदा उठा रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस पे बैन हो जाता है कि आप अपनी पावर का मिसयूज ना करें। बिकॉज आप पहले जज थे तो आपने कईयों को फेवर किया, नाउ यू आर यूजिंग दैट फेवर्स व्हेन यू प्रैक्टिस आफ्टर द रिटायरमेंट, दिस इज नॉट अलाउड। ऑफ कोर्स यू कैन बिकम एमपी आफ्टर रिटायरमेंट, मिनिस्टर आफ्टर रिटायरमेंट, उसमें कंडीशन नहीं है कोई। बहुत सारे जजेस, फॉर एग्जांपल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, यू कैन डू दैट, यू कैन जॉइन द पॉलिटिकल पार्टी, कोई इशू नहीं है उसमें, पर ऐसा तुम अपनी सर्विस में जो आपका एज अ लॉयर प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन है, वहां पे काम नहीं करोगे। और एक आता है सेवेंथ इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। भाई अगर तुम सुप्रीम कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट करता है, मान लो उस पर कोई टिप्पणी करता है, यहां उसको काम नहीं करने देता है, यहां उस पर कुछ कि जजेस पे कोई कमेंट करता है विच इज नॉट रिलेटेड टू जजमेंट बट इन देयर पर्सनल कैपेसिटी, देन दैट इज नॉट अलाउड, देन जुडिशरी कैन file a contempt of the court case and that person can be punished. This contempt gives a power कि judges बिना किसी डर से काम कर पाए, they have the power also that they can work independently, and if anybody involved in the personal sphere of judges that and in or for that matter judiciary, that person can be punished under contempt of court. और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा स्टाफ होता है वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर अपॉइंट नहीं करते हैं, तो फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स ओन स्टाफ, तो सारा स्टाफ पूरा का पूरा जुडिशरी खुद सिलेक्ट करती है, अपॉइंट करती है। फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये सारा काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सारा काम उनके अंदर है, कोई भी ऑर्गन दूसरा इन्वॉल्व नहीं होता है। और दूसरा है कि जो उनकी जुरिडिक्शन पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो बढ़ाई तो जा सकती है बट कैन नॉट बी कर्टेल्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट करके लिख लें, जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट कैन नॉट बी कर्टेल्ड, बढ़ा तो सकते हैं पर कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कम करोगे मतलब तुम jurisdiction simply means the power of the Supreme Court, तो power of the Supreme Court cannot be curtailed। if power can be curtailed का मतलब क्या है कि जजेस को डर रहेगा कि हमारी पावर ना छीन ली जाए, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो वो सारी चीजें जो उनको इंडिपेंडेंटली काम करने से रोकती हैं that are prohibited in this provisions। and the next one is separation from executive। आपने पढ़ा था कि डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल क्या है, एक आर्टिकल है आर्टिकल 50 दैट सेपरेट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, कि जो एग्जीक्यूटिव है फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट, उसके जजेस वाली पावर ले ली गई है ताकि सेपरेशन ऑफ पावर बना रहे, उनके काम में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द 10 प्रोविजंस जो आपको याद रखने हैं विच इंश्योर्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब पेपर में डायरेक्टली आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोविजंस विच इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो इफ यू हैव एन आइडिया, लॉजिकल आइडिया, देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रीलिम्स एग्जाम इज डिफरेंट फ्रॉम मेंस इन द सेंस दैट कि प्रीलिम्स एग्जाम में सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, बस आपको ये देखना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। एंड इफ यू ट्राई टू डू रट्टाफिकेशन then the things become more difficult. Try to be a logical so that when the statement comes, if it seems logical to you, you will mark it as correct, otherwise incorrect. तो चीजें लॉजिकल एनालिटिकल मैनर में की जाए तो चीजें आसान हो जाती हैं। आपको पता नहीं होगा वो स्टेटमेंट सही है या गलत, किस सेंस में गलत है, तो लॉजिक के हिसाब से गलत होगी तो आप गलत मार्क कर दोगे। दिस इज अ फंडा टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जुरिसडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसको आगे डिटेल में करते हैं, jurisdictions of Supreme Court। अब हम इसको jurisdiction को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। फॉर एग्जांपल एक है, पहले आती है ओरिजिनल jurisdiction, इसके अंदर बहुत सारी सब टाइप्स हैं पर पहली है ओरिजिनल jurisdiction। अब उसके बाद आती है दूसरी, दैट इज कॉल्ड एज एपिलिएट jurisdiction, एपिलिएट jurisdiction। और उसके बाद एक और आती है दैट इज कॉल्ड एज एडवाइजरी jurisdiction। और उसके बाद आती है हमारी रिव्यू jurisdiction। तो these are the 4 types of jurisdictions and jurisdiction simply means the powers of the Supreme Court, कि किन किन एरिया में वो जाके जजमेंट दे सकता है। तो jurisdiction simply means the powers of the Supreme Court। अब ये पावर्स जो सुप्रीम कोर्ट की हैं इसको हमने 4 में डिवाइड कर दिया एंड वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी jurisdiction। द फर्स्ट वन इज ओरिजिनल jurisdiction, इसके आगे जाके सब टाइप्स हैं, तो पहले हम पढ़ते हैं ओरिजिनल jurisdiction। अब इस ओरिजिनल jurisdiction में जो पहली सब टाइप आती है
दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिनल सूट्स। तो ये बड़ा है 1, इसके अंदर सब टाइप है 1.1, दैट इज ओरिजिनल सूट्स। अब ओरिजिनल का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली उस चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो वैसे भी जा सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये ओरिजिनल है एंड एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब क्या है, ये जुरिसडिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। तो ओरिजिनल सूट्स में यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड यू कैन ओनली गो टू सुप्रीम कोर्ट, मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन टू यू। इट इज ओरिजिनल एज वेल एज एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन। तो ये ओरिजिनल सूट्स में ये एस्पेक्ट है। और कौन कौन से एरिया में यू कैन ओनली गो टू सुप्रीम कोर्ट, नॉट टू एनी अदर कोर्ट, और वो हम आप डिस्कस करते हैं कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सिंपली मींस अंडर आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 ओरिजिनल सूट्स आर देयर। और इसका सिंपली मीनिंग है आपके पास, जो आपको समझना है कि सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन इन दैट केस। और कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं, तो फर्स्ट वन इज व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन वर्सेस वन और मोर स्टेट्स। तो आपने एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट है और एक तरफ स्टेट्स है, चाहे वो एक हो चाहे मल्टीपल स्टेट्स हो। या एक है स्टेट वर्सेस स्टेट, कि एक जगह स्टेट इधर है वन और मोर स्टेट्स, इधर है वन और मोर स्टेट्स, बस स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है। भाई इंडिया में फेडरल पॉलिटी है, स्टेट्स और यूनियन के बीच में मतभेद होने बड़े नॉर्मल हैं, और उन मतभेदों को यूनियन और स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में, और एक होता है कि बिटवीन यूनियन एंड वन और मोर स्टेट्स। एक तरफ है यूनियन प्लस स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स। So there are 3 different types: union versus states, union and states versus states, state versus states. So in these 3 cases, if there is any matter related to these 3 things, you can only go to Supreme Court. That's why the word exclusive is there. But सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये चीजें तभी जाएंगी, ये चीजें जो इनमें मैटर है, अगर इनमें कोई इशू हुआ है, वो इशू कौन सा होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ का। ऐसे नहीं कि नॉर्मल इशू है, क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। अगर इसको लेके है इशू इन मैटर्स में, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131। बट यहां पे एक्सेप्शंस हैं कि किन किन केसेस को इससे दूर रखा गया है। एक्सेप्शंस वेयर यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131। व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली एक्सेप्शन क्या है, इसको ये देख लें और इसको नोट भी कर लें। पहली है, इफ देयर इज एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, मान लो भाई संविधान आने से पहले भी कोई ना कोई एग्रीमेंट हुए होंगे, तो अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है या कोई एग्रीमेंट है, यू कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज, तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज, देन यू कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट। फिर अगला आता है आर्टिकल 262। ये संविधान में है, अगर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं, तो उसके लिए हमने बोला है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, हम उसके लिए अलग से क्या बनाएंगे, ट्राइब्यूनल बनाएंगे। तो इसलिए वो चीजें यहां पे इसके अंदर नहीं आ सकती हैं, एक्सेप्शंस के अंदर है। एंड थर्ड वन इज, अगर मान लो आपने कोई भी मैटर कहां भेजा है, फाइनेंस कमीशन को भेजा है, आप बनाते हो ना फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंस कमीशन को आपने कोई मैटर भेज दिया है, देन दैट मैटर कैन नॉट कम टू द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज यू हैव अपॉइंटेड अ फाइनेंस कमीशन फॉर दैट मैटर। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चीजें नहीं आएंगी। और मान लो कोई भी एक्सपेंडिचर है, कोई भी एक्सपेंडिचर है और सेटलमेंट है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, तो यूनियन स्टेट में कोई और मुद्दा है तो ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर एंड सेटलमेंट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट है, देन दीज आर नॉट कवर्ड बिकॉज ये दो आर्टिकल 290 है उसमें कवर्ड होती हैं। तो एक्सपेंडिचर सेटलमेंट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 290, तो उसको तुम सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। तो दीज आर द 4 एक्सेप्शंस। एक है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट और ट्रीटी, सेकंड वन इज if there is any inter-water state dispute under Article 262, then the third one is matters under Article 280 and expenditure settlement between union and states under Article 290. तो ये चीजें इसमें नहीं आ सकती हैं। These are the 4 exceptions that have been provided. अब वही जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, उसमें पहला था ओरिजिनल सूट,
एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज रिट जुरिस्डिक्शन। ये हमने पहले पढ़ ली है व्हेन वी डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। हमने डिटेल में पढ़ी थी कि जो रिट जुरिस्डिक्शंस होती हैं ये आगे जाके इसमें 5 टाइप्स होती हैं रिट्स की, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी एंड क्यो वारंटो। ये हमने पढ़ी थी, ये आर्टिकल 32 में है। ये किनको लेके हैं? ये फंडामेंटल राइट्स को लेके हैं। अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहे हैं देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर रिट जुरिस्डिक्शन which further is divided into 5 types: habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto। तो ये आर्टिकल 32 में मेंशन है। हमने पढ़ लिया है फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में, पर मैं इसको क्विकली 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं। क्या है habeas corpus, क्या है mandamus, क्या है बाकी 3। तो habeas corpus का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर किसी भी इंसान ने, स्टेट ने या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने आपको कैप्चर कर, डिटेन कर लिया है, and if that detention is illegal or forcefully, then Supreme Court by using the habeas corpus petition आपको रिहा कर सकती है, आपको डिटेंशन से मुक्त कर सकती है। दिस इज कैन बी डन अंडर habeas corpus। मैंडेमस होता है, मैंडेमस का सिंपल काम है वी कमांड। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, पब्लिक ऑफिसर अपना जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट और बोलेंगे कि हमारा काम नहीं हो रहा है बिकॉज दे आर नॉट फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल मैंडेट। तो यू कैन यूज दिस मैंडेमस रिट टू गेट योर राइट्स इन फोर्स, जो कि वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। प्रोहिबिशन और सर्चुररी होती है कि भाई प्रोहिबिशन और सर्चुररी दोनों सेम होती हैं, ये जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट होती हैं। जब कोई भी ऐसी बॉडी, जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल, अपनी पावर से ज्यादा एक्सीड करके केसेस उठा ले तो प्रोहिबिशन और सर्चुररी लगती है। प्रोहिबिशन लगती है व्हेन दैट बॉडी हैज टेकन अप द केस बट जजमेंट अभी डिलीवर नहीं किए, तो आप कहां जाएंगे? प्रोहिबिशन के अंदर जाएंगे। अगर आपने, उसने बॉडी ने जजमेंट दे भी दी है जो कि उसकी पावर नहीं थी, तो आप कहां जाएंगे? सर्चुररी के अंदर जाएंगे। और एक होती है लास्ट क्यो वारंटो। इसका होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। अगर किसी पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं, कई बार आप उसे इलीगली ऑक्युपाई कर लेते हैं, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट पोजीशन, देन द सुप्रीम कोर्ट by using that petition of quo warranto can ask you what is your authority, prove that you are holding this office with all the credentials. If you are failing to prove that credential, then you can be removed from the office. That is called as quo warranto. So these are the 5 type of writ petitions। हमने पहले पढ़ ली है, बट आई रिवाइज्ड, हमने रिवाइज भी करनी है कि आप इसको और एक बार समझ ले। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स में इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसने नहीं किया है, गो एंड वॉच दैट फंडामेंटल राइट्स वाला वीडियो, वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस किया है, पूरा एक लेक्चर इस पे है 5 टाइप्स पे फंडामेंटल राइट्स के। अब उसके बाद आती है 1.3, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि भाई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर जुरिस्डिक्शन। ट्रांसफर जुरिस्डिक्शन ये थर्ड है अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो ट्रांसफर जुरिस्डिक्शन का सिंपल काम है, ये इट इज अंडर आर्टिकल 139 कैपिटल ए, आर्टिकल 139 कैपिटल ए क्लॉज 1। तो आर्टिकल 139 कैपिटल ए क्लॉज 1, ट्रांसफर जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू ट्रांसफर अ केस और केसेस। मान लो कोई केस है या बहुत सारे केसेस हैं, वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब जो केसेस जिस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, वो वही सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट भी डिस्कस कर रहा है किसी और केस में, तो वो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को मैं ही डिसाइड करता हूं, तो ये केसेस आप मेरे पास भेज दो। नाउ हाई कोर्ट विल नॉट बी डीलिंग विद दैट, सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इज ऑलरेडी डीलिंग विद द सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ विल गिव द constitutional validity of that. Under Article 139 capital A clause 1, Supreme Court has a power to transfer case or cases from the pending before the High Court on itself for the provided there is a reason that the same question of law that has been discussed by the High Court is also being discussed by the Supreme Court, so that Supreme Court can give a जजमेंट ऑन दैट there should be not any conflict। ऐसा ना हो कि हाई कोर्ट ने कुछ और बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बोल दिया, तो बेटर इज टू एंड द conflict and let the one party decide, that is the Supreme Court of India। That is basically called as a transfer jurisdiction। और एक भी है, और भी है इसी के अंदर 139 क्लॉज ए, 139 कैपिटल ए क्लॉज ए सब क्लॉज 2, तो शायद बोल देते हैं 139 क्लॉज ए सब क्लॉज। तो इसमें एक और चीज है कि सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। मान लो भाई
आपको पता है कि कोई केस क्योंकि उस हाई कोर्ट में है, उससे उसका डिसीजन इंपैक्ट हो सकता है जज का। तो टू इंश्योर जस्टिस, टू इंश्योर कि कोई भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस हाई कोर्ट से केस उठा के अपने पास ले आता है जब उसे लगता है कि वो हाई कोर्ट जस्टिस नहीं दे पाएगा बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो पिछले वाले में क्वेश्चन ऑफ लॉ सेम था, 1 में, 2 में क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग बिफोर अ हाई कोर्ट when in the interest of justice the Supreme Court thinks that the case should be decided by the higher court, or it can be done in both the cases, मतलब केसेस दो तरह के होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल, तो इट कैन बी डन फॉर बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। दोनों केसेस में अलाउड है ट्रांसफर जुरिस्डिक्शन, दैट इज आर्टिकल 139 कैपिटल ए क्लॉज 2। उसके बाद आती है फोर्थ वन इज कॉल्ड एज, जो हमने पढ़ी ना 1.4, हमने 3 हो गई है ना, ओरिजिनल सूट, ट्रांसफर जुरिस्डिक्शन, और उससे पहले कौन सी थी जो हमने उससे पहले पढ़ी है, दैट इज कॉल्ड एज, जो हमने अभी तीन पढ़ी है ना, 1 के अंदर 1.1 पढ़ी ओरिजिनल सूट्स, फिर हमने थर्ड में पढ़ी थी ट्रांसफर जुरिस्डिक्शन, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्शन जुरिस्डिक्शन। उससे पहले हमने सेकंड पढ़ी है, कौन सी थी, हमारे भी दिमाग से स्किप हो रही है, पर वी डिस्कस अबाउट दैट। पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमने आपको करवा दिए क्योंकि यूपीएससी इन पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कहीं ये ना हो कि वो पूछ लें। तो सेकंड तो वही थी जो हमने डिस्कस नहीं की है, तभी स्किप हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज रिट जुरिस्डिक्शन। अब हम देखते हैं कौन सी है इलेक्शन जुरिस्डिक्शन। अब इलेक्शन जुरिस्डिक्शन की बात होती है तो आप एक चीज समझें, कुछ इश्यूज हैं इलेक्शन को लेके। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, देन यू हैव नो अदर ऑप्शन बट डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। तो इन दैट केस ये सब ओरिजिनल ही हैं, ओरिजिनल मतलब यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। तो वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो यू कैन go to Supreme Court and also go to Supreme Court under Article 271 of the Constitution। तो ये संविधान के 271 आर्टिकल में लिखा है, ये पता होना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन आया था कि इसके डिस्प्यूट को कौन डील करेगा, इलेक्शन कमीशन, आंसर इज रॉन्ग। कौन डील करेगा, हाई कोर्ट, आंसर इज रॉन्ग। इट कैन ओनली बी डेल्ट बाय सुप्रीम कोर्ट। तो प्री में स्टेटमेंट आता है, तो इफ द एनी डिस्प्यूट अराइजेस in the elections of president and vice president, then you can go to election commission and the decision of election commission will be final. Answer is wrong because it has, the Supreme Court has only the authority to deal with the dispute arising in the elections of president as well as vice president. The next one is called as, ये हमारी होगी है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, और हमने पहले पढ़ा था कि जुरिस्डिक्शन 4 टाइप के हैं, ओरिजिनल, उसके बाद एडवाइजरी, एपिलिएट एंड द फोर्थ वन वाज बेसिकली रिव्यू जुरिस्डिक्शन। तो हमने ये देखा है ना, तो हमने अभी ये पढ़ लिए, इसके अंदर हमने 4 टाइप पढ़ रहे हैं, 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एपिलिएट जुरिस्डिक्शन, देन वी विल डिस्कस अबाउट आफ्टर दैट एडवाइजरी एंड रिव्यू। तो अब पढ़ते हैं एपिलिएट जुरिस्डिक्शन। एपिलिएट जुरिस्डिक्शन, अब अपील बहुत मैटर्स में होती है, क्या वो सिविल मैटर भी हो सकता है, वो क्रिमिनल मैटर भी हो सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी हो सकता है। आप देखेंगे ना, हमने कल भी बताया था आपको कि जो अमेरिकन जुडिशरी है उसमें जुडिशरी अलग अलग है, इंटीग्रेटेड नहीं है। जो फेडरल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट मान लें उसको, द सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। जो हमारे दूसरे कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वहां पे दैट कोर्ट्स कैन डील विद द सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। वहां उनकी जुरिस्डिक्शन भी अलग अलग है, तभी वो इंटीग्रेटेड नहीं है हमारी तरह की अपील जाएगी ऊपर, वो प्रोसेस वहां पे नहीं है। वहां पे हाई कोर्ट्स की पावर बहुत ज्यादा है, तो यहां पे थोड़ी कम है बिकॉज ऑफ यहां पे इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है, नीचे से ऊपर जाती है जुडिशरी। लोअर कोर्ट को अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एपिलिएट जुरिस्डिक्शन। अब अपील्स कैन बी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मैटर ऑफ राइट्स। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप की अपील्स हैं। तो इसमें 3 टाइप की अपील्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है स्पेशल लीव, अपील बाय स्पेशल लीव। पर सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारी सिंपल होती है, दैट इज अंडर आर्टिकल 132। तो इसके अंदर एक है आर्टिकल 132 के अंदर, मैंने आपको ये दिखवा रहा हूं आर्टिकल ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। इसके अंदर क्या है, अगर मान लो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, अगर मान लो अगर ये हाई कोर्ट ये बोल दे, अपील कब होती है, जब हाई कोर्ट से केस कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केस तभी जाएगा जब हाई कोर्ट कुछ बोले कि हाँ भाई ये केस कहां जाने लायक है, सुप्रीम कोर्ट। ऐसे नहीं है हाई कोर्ट में उसने जजमेंट दी, आप कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट।
पहले हाई कोर्ट भी बोलेगा कि हाँ भाई तुम सुप्रीम कोर्ट जाने के लायक हो। तो आर्टिकल 132 में क्या लिखा है, एन अपील विल लाई बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट अ जजमेंट और अ फाइनल ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट इन अ सिविल, क्रिमिनल और एनी अदर प्रोसीडिंग। तो यहां पे सिविल केसेस भी हो सकते हैं, क्रिमिनल भी, और एनी अदर प्रोसीडिंग, कुछ भी जो चल रही है इन हाई कोर्ट। इट कैन बी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ऑल्सो। तो अगर कुछ भी ऐसा है सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल और एनी अदर मैटर, बट हाई कोर्ट को सर्टिफाई करने पड़ेगा कि जो इसमें इश्यू है दैट इज रिलेटेड टू द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। बस इसमें कंडीशन क्या है कि मैटर कोई भी हो सकता है, सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल, बट हाई कोर्ट हैज टू सर्टिफाई दैट देयर इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और इसी लॉ क्वेश्चन को डील करने के लिए हम इसे कहां भेज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भेज रहे हैं। तो हाई कोर्ट हैज टू सर्टिफाई दैट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर संविधान की इंटरप्रिटेशन पे सवाल आ जाए और हाई कोर्ट को लगे कि हां भाई हमें इसको सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए, देन यू कैन फाइल अपील अंडर आर्टिकल 132। उसके बाद आती है अपील और तरीके से भी होती है, दैट इज 133। उसमें भी कोई भी मैटर, सिविल, क्रिमिनल और एनी प्रोसीडिंग, जहां पे हाई कोर्ट ये बोल दे कि भाई दिस केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। दोनों में फर्क है, वहां भी वर्ड का सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज फॉर द पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि भाई हमने जजमेंट दे दी है, बट हमें लगता है कि इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। सब्सटेंशियल मतलब कोई लॉ को लेके डिबेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्मॉल नीटी-ग्रिटीज हैं उसको लेके नहीं, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेके, दैट टू इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तब आप हाई कोर्ट जब ये सर्टिफाई कर देगा, दिस सर्टिफिकेशन के बाद यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हाई कोर्ट रिलेटेड टू एनी मैटर, सिविल, क्रिमिनल और एनी मैटर। बट जो सिविल मैटर है वो कहां पे डील होता है, सिविल मैटर इज डेल्ट अंडर आर्टिकल 133, और सेम चीज अगर मैं क्रिमिनल के लिए बोलूं दैट आर्टिकल इज 134। तो दोनों में समझ आया फर्क क्या है। 133 में सिविल मैटर्स को लेके है, आप अपील कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन पब्लिक इंपॉर्टेंस। सेम अगर क्रिमिनल होगा, पावर तो हाई सुप्रीम कोर्ट के पास, बट वो आर्टिकल कौन सा है, 134 इज फॉर द क्रिमिनल केसेस। यहां तक समझ में आया। और जो आर्टिकल 133 से पहले 132 था, दैट इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट टू सिविल, क्रिमिनल और एनी अदर प्रोसीडिंग। तो 132 में सिविल, क्रिमिनल और एनी प्रोसीडिंग, but that involves a substantial question of law to the interpretation of the constitution. Then under article 132, if high court certifies that, you can go to appeal to Supreme Court. But under article 133 and article 134 of the constitution, 133 is for the civil matters, 134 is for the criminal matters. If the high court certifies that there involves a substantial question of law, but that to the public importance, not to the interpretation of the constitution, then you can appeal to the Supreme Court. So these are the three types of appeals जो हम पढ़ रहे हैं under appellate jurisdiction. Now the fourth one under that is called as appeal by special leave. तो fourth one उसी के अंदर आती है appeal by special leave. इसे और भी नाम से जान लेते हैं special leave petition. Appeal by special leave petition. अब ये कहानी ना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उनकी जुडिशरी के पास नहीं है, ये इंडिया में ही दी हुई है स्पेशल लीव पिटीशन। और कई बार बोला जाता है क्योंकि ये जो पिटीशन है इट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही एक्टिव बना देती है कि जुडिशियल एक्टिविज्म अराइजेस बिकॉज ऑफ द स्पेशल लीव पिटीशन। और ये कहानी जो है संविधान के कौन से आर्टिकल में है, इट इज मेंशन इन द आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बार है, एक है आर्टिकल 136, ऐसा एक और आर्टिकल है आर्टिकल 142 that gives the power, tremendous power to the Supreme Court, that Supreme Court can give a judgment on any issue to ensure complete justice. तो वो भी आर्टिकल 142 भी सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही पावरफुल बनाता है इंडियन जुडिशरी को, और सिमिलरली इन दैट 136 स्पेशल लीव पिटीशन भी बनाती है। अब क्वेश्चन आता है क्या होती है स्पेशल लीव पिटीशन, किस पे काम करती है। तो पहला ये समझ लें कि जो स्पेशल लीव पिटीशन है इट कैन बी इन द मैटर्स ऑफ सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ऑल्सो। तो ये तीनों मैटर्स इसमें डील हो सकते हैं। तो पहले तो ये क्लैरिटी हो गई, पहला पॉइंट हो गया सिविल, क्रिमिनल एज वेल एज जो हमारा कोई भी मैटर है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। और सेकंड पॉइंट इज
इट इज इन द डिस्क्रिशन ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट। कोई ऐसे कोई लीगली बाउंडेड नहीं है वो, इट इज अ टोटली द डिस्क्रिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो अगर चाहे तो किसी भी चीज को हाई कोर्ट से लेके अपने पास लेके आ सकती है स्पेशल लीव पिटीशन के अंदर, और इट इज द डिस्क्रिशन, तो ये कोई इस पे लीगल बाउंडेशन नहीं है। और ये चीज कोई भी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट एज वेल एज ट्रिब्यूनल्स, बिकॉज ट्रिब्यूनल्स आर बेसिकली अ कोर्ट्स, बट वो एज सच कोर्ट के सिविल प्रोसीजर की तरह इतनी टेक्निकलिटी में काम नहीं करते हैं, तो इट कैन बी अगेंस्ट एनी कोर्ट और एनी ट्रिब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और एक्सेप्ट ये होता है कि अगर आर्म्ड फोर्सेस को लेके हैं उसमें ये पिटीशन नहीं है, आर्म्ड फोर्सेस को लेके आपके कोई ट्रिब्यूनल बने हैं उसको लेके ये नहीं है, बट बाकियों में है। तो स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है, डिस्क्रिशन होती है, ये उस पर कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है, कोई भी मैटर हो सकता है, और कोई भी मैटर के साथ साथ एक्सेप्ट क्या है, कोई भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट जो हमारे आर्म्ड ट्रिब्यूनल होते हैं, और इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, एनी मैटर, डिस्क्रिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दीज 4 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट अंडर द स्पेशल लीव पिटीशन। और नेक्स्ट आती है हमारी, इसके अलावा एक अपील आती है, हमने पढ़ी पहले अपील में पढ़ी 3 टाइप्स, फिर चौथी ये पढ़ी है, 5वीं आती है स्टैट्यूटरी अपील्स। इसमें 5वीं आती है स्टैट्यूटरी अपील्स। तो हमने पहले देखा था ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं आगे जाके 4, वैसी एपिलिएट में आके जाके आती हैं 5। 3 हमने पढ़ ली हैं, 132, 133, 134, देन 136। नाउ हमारा कौन सा है, स्टैट्यूटरी अपील्स। अब ये क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। भाई मुझे एक चीज बताएं, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है, आपका कोई लीगल या कोई एक्ट है, उस एक्ट में आपको पावर दिया है कि अगर आप चाहें तो अपील कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक्ट है, उसमें हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है इन्वायरमेंटल मैटर्स को डिस्कस करने के लिए। वो कौन कौन से एक्ट से डील करता है वो उसमें लिखे हुए हैं इस एक्ट में। अगर इस ट्रिब्यूनल ने कोई जजमेंट दी, वहां पर लिखा हुआ है यू कैन गो टू व्हाट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीजें क्योंकि किसी एक्ट में लिखी हैं कि उस ट्रिब्यूनल की जजमेंट के अगेंस्ट यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, यू कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट, दैट्स व्हाई दीज अपील्स आर कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी अपील्स, क्योंकि ये लीगल प्रोविजन है किसी ना किसी एक्ट में जो आपको अपील का राइट देता है। तो एनजीटी का मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे हैं। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स एक्ट है, वहां पे भी होती है कि भाई कहां जाके तुम अपील कर सकते हो। तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड एज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। ये हमारी थर्ड टाइप आ रही है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। अब क्या होती है ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, इसको समझ लेते हैं। अब क्योंकि भाई प्रेसिडेंट है, इसे कोई काम करना है, अगर उसे कोई डाउट आता है प्रेसिडेंट को कि भाई जो मैं काम कर रहा हूं वो लीगली जो सही है या नहीं है, तो इट्स बेटर फॉर द प्रेसिडेंट टू आस्क द सुप्रीम कोर्ट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि भाई बताओ इस मैटर में आपकी क्या राय है, ताकि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जो बाद में आपके पास ही आए। तो दैट पावर इज कॉल्ड एज एडवाइजरी, मतलब प्रेसिडेंट कैन टेक एन एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन सर्टेन मैटर्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि प्रेसिडेंट किन किन एरिया में पूछ सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट को देना जरूरी है, क्या वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगा, इसको देख लेते हैं। तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं आगे जाके। मान लो कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट है, हमने अभी पढ़ा ना कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट के केस में यू कांट हैव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल सूट्स आपके पास नहीं होते हैं। पर एज फार एज दिस एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इज कंसर्न्ड, इसमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इफ देयर इज अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट, ट्रीटी और कन्वेंशन, वो कुछ भी है और उसके अलावा कुछ भी है, तो हमने पहले सेकंड में लिख दिया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी को लेके, कोई एग्रीमेंट को लेके, कोई कन्वेंशन को लेके, और इसके अलावा अदर देन जो हमने सेकंड में लिखा है। तो अगर पहला केस है तो प्रेसिडेंट कैन आस्क द सुप्रीम कोर्ट मुझे एडवाइस दो। देना ना देना किस पे डिपेंड करता है, सुप्रीम कोर्ट पे। वो मना भी कर सकता है, दे भी सकता है। अगर दे दिया प्रेसिडेंट को, जो भी एडवाइस दी है वो उसको मानना ना मानना प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। तो इन द फर्स्ट केस इज एनी मैटर अदर देन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट, president can ask the Supreme Court for advice, but it is the discretion of the Supreme Court whether to give advice or not. And if the Supreme Court gives advice, it is the discretion of the president to accept that advice or not. But in the second case, if the president asks the advice from the Supreme Court has no other option but to give the advice, but still the president will have discretion whether to accept that advice or not. तो ये है 2 केसेस हैं।
अंडर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप समझ लें। तो ये हो गया हमारा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये प्रेसिडेंट पूछता है सुप्रीम कोर्ट से, पर मेन चीज है कि किसके पास क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, ये हमें पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज रिव्यू जुरिस्डिक्शन। द नेक्स्ट वन इज रिव्यू जुरिस्डिक्शन। इसको देख लेते हैं क्या है रिव्यू जुरिस्डिक्शन, ये फोर्थ टाइप है। भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी, अब आर्टिकल 137 के अंदर एक प्री में आया हुआ था, क्या रिव्यू जुरिस्डिक्शन की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है या हाई कोर्ट के पास? क्योंकि संविधान में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मिली है, तो आंसर इज ओनली सुप्रीम कोर्ट। ऑफ कोर्स हाई कोर्ट ने वो ड्राइव कर ली है बाद में भी, पर हमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पावर लिखी कहां पे गई है? सुप्रीम कोर्ट में। इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी, अब एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1960 रिव्यू पिटीशन, मान लो ये लिखी हुई है संविधान के 137 में, पर बाद में इसके लिए रिव्यू पिटीशन के रूल तो बनाती है ना सुप्रीम कोर्ट। कल बताया था प्रोसीजर कौन बनाता है? सुप्रीम कोर्ट बनाता है, पर उसे प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। रिव्यू पिटीशन के रूल्स भी हैं 1960 के, क्या कब कौन कौन फाइल करेगा, कब करेगा, पर एज सच 137 में क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, रिव्यू सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट subject to the condition that rules formulated by the CGI with the consent of president, according to the rules made by CGI with the consent of president। ये हमने आपको कल भी पढ़ा दिया था। तो 137 में सिंपल लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर्मुलेटेड बाय CGI with the consent of president। और वो रूल्स कौन से हैं? रिव्यू पिटीशन रूल्स 1960। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी और ये कोई बंदा बोले कि मैं इस जजमेंट से एग्री नहीं हूं, तो देन रिव्यू पिटीशन कैन बी फाइल्ड, देन सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ विल हियर द केस अगेन एंड द सेम जजेस विल हियर द केस, जिन्होंने पहले ये केस जजमेंट दिया। मान लो किसी बेंच पे 5 जज बैठे थे, उनकी जजमेंट पे किसी को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने बाद में रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी और उसमें बोला कि इसको दोबारा चेक करें, और जो दोबारा चेक करेंगे तो वही बेंच वाले जज चेक करेंगे जिन्होंने पहले बेंच पे जो बैठे थे। तो पिटीशन इज हैज डिसाइडेड द केस, सेम जजेस विल बी इन्वॉल्वड। और ये जो सेम जजेस इन्वॉल्व होते हैं, पहला है सेम जजेस, कोई नया जज नहीं आएगा इसमें। और इसके बाद इन सेम जजेस के बाद एक और चीज आती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई जब ये सेम जजेस जजमेंट देंगे तो ये चैम्बर ऑफ जजेस में देंगे। कहने का मतलब जो हमारा कोर्ट रूम होता है वहां नहीं, चैम्बर ऑफ जजेस में। और यहां पे कोई भी ओरल आर्गुमेंट्स अलाउड नहीं होते, बस आप ने फाइल कर दी रिव्यू पिटीशन, जजेस देखेंगे और जवाब दे देंगे। नो ओरल आर्गुमेंट्स आर अलाउड, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर डेथ सेंटेंस की बात हो रही है, देन दिस रिव्यू पिटीशन विल बी हर्ड इन ओपन कोर्ट ड्यूरिंग इफ द केस इज ऑफ, अगर आपको डेथ सेंटेंस दे दिया है, आपने दोबारा रिव्यू पिटीशन फाइल की कि भाई नहीं इसमें फ्लॉ है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा चलो देख लेते हैं, पर दैट विल हैव टू बी टेकन इन अ ओपन कोर्ट, नॉट इन अ चैम्बर्स ऑफ जजेस। अदर देन डेथ पेनल्टी ओरल आर्गुमेंट्स भी अलाउड नहीं है, और वो चैम्बर्स ऑफ जजेस में होता है। अब ये रिव्यू पिटीशन, यहां रिव्यू जुरिस्डिक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को खुद रिव्यू कर सकता है। हमारा गोल ये होता है कि किसी भी इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, तो वी आर गिविंग देम एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से दोबारा सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो फिर बाद में प्रेसिडेंट के पास चले जाएं या गवर्नर के पास चले जाएं, वो आपका मन है, ताकि किसी भी इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारा जुडिशियल का कोर कंसेप्ट है। नो वन शुड बी पनिश्ड विदाउट बीइंग गिल्टी। तो हमें डर होता है कि इनोसेंट को पनिशमेंट ना मिल जाए, तभी उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, ऑप्शंस दिए जाते हैं, सो दैट दे कैन अवेल ऑल द लीगल ऑप्शंस, ताकि कोई भी क्या उसके साथ इनजस्टिस ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इनोवेशन की इस रिव्यू के बाद, उसे बोल देते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। अगर आपने रिव्यू पिटीशन फाइल करने के बाद भी आपको लगा कि भाई नहीं अभी भी क्या है, जजमेंट सही नहीं है, कोई ना कोई तो फ्लॉ है, तो आप क्या फाइल कर सकते हैं? क्यूरेटिव पिटीशन। अब ये केस था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, द केस ऑफ 2002, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा ऑफ 2002।
इस केस में आई रिव्यू पिटीशन का आइडिया कि अगर आपने क्यूरेटिव पिटीशन का आइडिया, अगर आपने रिव्यू पिटीशन आर्टिकल 137 में फाइल कर भी दिया है, उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको और क्या चाहिए, न्याय चाहिए, तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट अगेन अंडर क्यूरेटिव पिटीशन। अब ये सुप्रीम कोर्ट हैड इन्वोक्ड इट्स पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ बाय इनोवेटिंग दिस आइडिया ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, कोई भी वायलेशन ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए कि आपने डेथ पेनल्टी दे दी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो आपको डेथ पेनल्टी मिल जाएगी। आपको और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं ताकि आपके साथ कोई भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो। और दूसरा, इसका ग्राउंड क्या है कि आप क्यों फाइल करेंगे क्यूरेटिव पिटीशन, अगर आपको लगेगा क्या वायलेट हो रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ऑन द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यू कैन फाइल द क्यूरेटिव पिटीशन। द पिटीशन वुड बी हर्ड बाय द 3 सीनियर मोस्ट जजेस along with the judges जो पहले बेंच पे बैठे हैं, सेम जजेस जो पहले बैठे थे, along with 3 सीनियर मोस्ट जजेस। और अब इसमें जजेस को हम ज्यादा को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एंड इन द केस ऑफ, उसमें उन्होंने बोला क्योंकि ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवाइस है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के वायलेशन पे ही आप इसको फाइल करेंगे। अगर आप जानबूझ के क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर रहे हैं फॉर अ मेलाफाइड पर्पस, then you can have a Supreme Court has a power to impose exemplary fines so that you should not use a legal process with for a mala-fide intention। तो ये है हमारी curative petition। तो हमने देखी है कि there are jurisdictions which can be original jurisdiction, which can be appellate, advisory, and then last one is called as, जो हमने देखी review, उसके अंदर आई curative। अब एक क्वेश्चन आता है कि how Indian judicial system is different from the American judicial system, उसको भी कर लेते हैं। ये जो डिफरेंसेस हैं उसको एक एक करके समझ लेते हैं, इंडियन एंड अमेरिकन। या इंडियन सुप्रीम कोर्ट लिख लें, जुडिशियल सिस्टम नहीं है, टॉपिक कौन सा हम पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे एक चीज बताएं, इन केस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ये किस मैटर्स में आती है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन फॉर द मैटर्स इन्वॉल्विंग यूनियन एंड स्टेट्स। यही था ना, एक यूनियन का डिस्प्यूट स्टेट के साथ, यूनियन एंड स्टेट का स्टेट के साथ, स्टेट्स का स्टेट के साथ। बट इन केस ऑफ अमेरिका इट डज नॉट ओनली डील विद जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं यूनियन एंड स्टेट्स के अंडर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, इट डील विद अदर केसेस आल्सो। फॉर एग्जांपल जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस वाले होते हैं, तो नेवल फोर्सेस, मैरिटाइम एक्टिविटीज, एम्बेसडर्स को लेके बहुत सारी और भी चीजें इसमें आती हैं। एम्बेसडर्स, मैरिटाइम फोर्सेस, नेवल ऑफिस, सब कुछ आता है इसमें, आर्मी भी, उसमें भी इनके पास क्या है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। अब जो हमारी ये होती है, हमारी जो यहाँ पे एपिलिएट जुरिसडिक्शन थी इंडियन में एपिलिएट was related to civil, criminal and constitutional. In case of America, it is only for the constitutional matters, not for civil and criminal. वो इनको नहीं दिया हमने एपिलिएट की पावर, क्योंकि आपको बताया था इंडिया में इंटीग्रेटेड सिस्टम है, वहां पे इंटीग्रेटेड नहीं है। और यहां पे हमारे इन्होंने कर दिया हमने स्पेशल लीव पिटीशन, ग्रांट स्पेशल लीव पिटीशन, आर्टिकल 136। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई स्पेशल ग्रांट की पावर नहीं है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 के अंदर दी हुई है। इट हैज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, हमने देखा था ना, यहां पे प्रेसिडेंट एडवाइस ले रहा था उसकी, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। यहां पे ऐसी कोई भी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन नहीं है फॉर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, वहां पे जुडिशियल रिव्यू का जो इंडियन में है, जुडिशियल रिव्यू इज अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, पर यहां जुडिशियल रिव्यू इज अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और आपको पता है कि कौन सा अच्छा होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इन केस ऑफ अमेरिका, अमेरिकन जुडिशियल सुप्रीमेसी है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड बाय द स्कोप ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और यहां पे जो इसकी पावर्स को बढ़ाया जा सकता है, पार्लियामेंट कैन इनलार्ज द जुरिसडिक्शन या पावर्स ऑफ, पार्लियामेंट कैन इनलार्ज द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहां पे इसकी पावर्स को बढ़ाया नहीं जा सकता है। इंडिया में जुडिशरी की पावर्स को कम नहीं किया जा सकता, पर बढ़ाया जा सकता है, पर अमेरिका में इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। जो भी पावर्स दी हैं किसने दी हैं, संविधान में दी हुई है जुडिशरी को, पार्लियामेंट उसको वहां का बढ़ा नहीं सकता है, इंडिया के केस में बढ़ा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में, बिकॉज इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट इज लाइक ये चेक रखता है पूरे, मतलब जो भी जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस है, रेगुलेशन है। ऑफ कोर्स हाई कोर्ट इज इंडिपेंडेंट, सुप्रीम कोर्ट इज इंडिपेंडेंट, लोअर कोर्ट्स आर अंडर द हाई कोर्ट्स,
but high courts are not under the Supreme Courts. But Supreme Court can follow the idea of jurisdictional सुपरिटेंडेंस कि वो इन कोर्ट्स की वर्किंग पे को भी चेक में रखता है। अमेरिकन के केस में एज सच कोई पावर नहीं है, वहां पे अलग अलग सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट पे चेक नहीं रखता है। ऑफ कोर्स हाई कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दोनों के हायर कोर्ट्स हैं। लोअर कोर्ट्स आर अंडर द हाई कोर्ट्स, वो उनको रेगुलेट करते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट सभी कोर्ट्स को जो उसके नीचे हैं सभी पे सुपरिटेंडेंट करता है, कंट्रोल ओवर हाई कोर्ट्स ड्यू टू इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। आया समझ में आता है? तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन जुडिशियल सिस्टम एंड अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, तो वी विल डूइंग द हाई कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट पार्ट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। वो इजी हो जाएगा क्योंकि हमने ब्रॉड सुप्रीम कोर्ट का आइडिया पढ़ लिया है। और एक चीज और समझ लें, इसमें पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट की पावर बढ़ानी है इन यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट देन पार्लियामेंट अलोन कैन डू दैट। एंड इफ द सुप्रीम कोर्ट की पावर बढ़ानी है इन एनी अदर लिस्ट, चाहे वो स्टेट लिस्ट हो चाहे वो कंकरेंट लिस्ट हो, देन द पावर विल बी इंक्रीज बाय द पार्लियामेंट ओनली, बट दैट हैज टू बी डन विद द कंसेंट ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स। आया समझ में? तो अगर पार्लियामेंट को बढ़ानी है पावर तो बढ़ा सकती है, यूनियन लिस्ट में वो अकेली बढ़ा सकती है। बट इन केस ऑफ अदर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, then the consent of center and states या agreement between center and states is required, then only parliament can increase the powers of supreme court। और supreme court की पावर को curtail तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। याद तक क्लियर है? तो we will do the high court and lower courts in the next class. Thank you so much. We'll see you soon in the next session tomorrow.